जैसे जैसे युद्ध संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया के सामने खाद्य संकट की चुनौतियां भी गहरी होती जा रही हैं। अफ्रीका के देश जो कि अपने आयात के लिए रशिया और यूक्रेन पर बेहद निर्भर हैं, और साथ ही मिस्र जैसा देश जो कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश है, और पिछले साल उसने अपनी ज़रूरतों का 80% इन्हीं दो देशों से आयातित किया था, वहां पर भूखमरी की समस्या देखने को आ रही है। देखिए, खाद्य संकट, फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा, ये आपके जनरल स्टडीज पेपर का एक पार्ट है। इसीलिए अगर ये न्यूज़ में है तो आपके लिए पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर सब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंक्लूसिव ग्रोथ, बफर स्टॉक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक पार्ट बनता है। साथ ही जनरल स्टडीज पेपर 2 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये इसका पार्ट बनता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में सोशल जस्टिस का ये एक पार्ट बनता है। इसीलिए पढ़ना बेहद आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खाद्य असुरक्षा ये क्या होता है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसके क्या समाधान है, सरकार की तरफ से इसको लेकर क्या कार्य किया गया है, वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इसको लेकर काम कर रही है, आज सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना है आपके लिए। संस्कृति IAS की ओर से सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच 30 मई 2022 से स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट sanskritIAS.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, सबसे ऊपर जो आपको दिखाया गया है जनसत्ता न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहां पर बताया गया है कि यूक्रेन संकट के संदर्भ में पूरी दुनिया में खाद्य असुरक्षा बढ़ने लगी है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने ये कहा है कि जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उनको लेकर भारत क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है। भारत ने कहा है कि कोविड-19 के पेंडेमिक और साथ में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कंटेक्स्ट में बहुत सारे कंट्रीज को फूड एड जो है भारत की तरफ से दिया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज है? म्यांमार है, अफगानिस्तान है, लेबनान है, सूडान है और साउथ सूडान है। तो इस वजह से देखिए लगातार न्यूज़पेपर में है, और एक आप कह सकते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं विश्व के, वहाँ पर इसको लेकर अब चर्चा हो रही है। तो आइए समझते हैं कि ये चीज़ें आखिर है क्या। सबसे पहले तो हम देखते हैं डाटा निकल कर आया है, उससे जो है खाद्य असुरक्षा की एक गंभीर स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी। क्या कहा है? विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बोला गया कि महामारी के कारण देश में भूखमरी और खाद्य असुरक्षा की व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए न्यूज़पेपर में क्या बोला गया है कि ग्लोबल फाइनेंस मीटिंग हुई है जो कि फोकस कर रहे हैं जो वॉर ड्रिवन फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। दरअसल एक प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड बैंक और साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मेंबर्स थे वो मिलकर बैठे हैं, और उन्होंने इस युद्ध के संदर्भ में जो खाद्य असुरक्षा विश्व को फेस करनी पड़ रही है, इसको लेकर चर्चा की है। ये हाल ही की न्यूज़ है, अप्रैल 19 2022 की। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि विश्व में तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, अच्छी बात है, समझ में आ गया है, ठीक है। भारत की क्या स्थिति है? आइए कुछ डाटा पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 टोटल देश थे, 71वां स्थान प्राप्त किया, यानी कि हम काफ़ी पीछे हैं इसमें। इसके अलावा देखिए खाद्य पदार्थों की वहनीयता, यानी कि फूड को आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं, इसको लेकर भारत अपने पड़ोसी राष्ट्र जिसमें कि श्रीलंका और पाकिस्तान भी है, इनसे पीछे है। हालांकि अभी श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की स्थिति बेहद खराब है। डाटा क्योंकि पहले के आधार पर बोला गया है, तो इसलिए ऐसा कह रहा है। श्रीलंका में तो अभी देखिए एक आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी ही चल रही है, तो अब बात कुछ और हो गई है। इसके बाद देखिए अगर विश्व भूख सूचकांक 2021 की बात की जाए तो इसमें भारत 101वें स्थान पर है, काफ़ी ज़्यादा पीछे है। 2020 में 94वें स्थान पर था, यानी स्थिति और भी खराब हुई है। मतलब पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे लोग उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर उनको खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद देखिए
रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि भारत में दुनिया भर के सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग जो है इसके मामले मिलते हैं। तो अगर किसी बच्चे की इम्प्रूवमेंट, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी तो एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग के रूप में अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से जीवन में जो उसको कार्य करने हैं उनको वो उस क्षमता से नहीं कर पाएगा जितना वो तब कर पाता अगर उसकी ग्रोथ सही ढंग से हुई होती। तो हम जो कहते हैं कि भारत के पास एक बहुत अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और भारत के पास देखिए युवा लोगों की काफ़ी जनसंख्या है। अगर वो युवा कुपोषित होंगे, अगर उनकी मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग अच्छे से नहीं हुई होगी तो एक मानव संसाधन नहीं बल्कि एक मानव भार के रूप में देश के लिए सामने आएंगे। तो इसलिए भी हमें खाद्य और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बहुत तत्काल रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। ये तो हमने डाटा के माध्यम से समझा कि आखिर भारत की स्थिति क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कोरोना वायरस की महामारी के कारण हर महीने 10,000 से अधिक छोटे बच्चों की भूख के कारण मौत हो रही है। यूएन की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से, कोविड पेंडेमिक में लॉकडाउन वगैरह की वजह से जो गांव में उपजे उत्पाद हैं उनकी पहुंच शहरों तक नहीं हो पा रही है। मार्केट तक अगर सामान नहीं पहुंचेगा तो उसको खरीदेंगे कैसे, और क्योंकि कम सामान पहुंच रहा है तो वो महंगा भी मिलेगा। तो फूड अफोर्डेबिलिटी में इसलिए भारत का स्थान जो है पीछे है। यहाँ पर देखिए बताया गया है फूड इनसिक्योरिटी, नो प्रेयर्स फॉर द मालनरिश्ड। एक्चुअली आउटलुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था, अगर आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में ये कहा गया कि कोविड के टाइम पे पार्ले जी बिस्किट की जो धमाकेदार सेल हुई है वो दरअसल भारत के अंदर एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। पार्ले जी बिस्किट का इतना बिकना ये बताता है कि लोगों के पास खाने के अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, या अगर मैं थोड़े से कठोर शब्दों में कहूँ तो लोगों के पास खाना ही उपलब्ध नहीं है। और ऐसी न्यूज़ सामने आई थी कि कुछ लोगों ने 3 या 4 दिन सिर्फ और सिर्फ पार्ले जी बिस्किट पर ही गुजार दिए थे। तो ये मुद्दा गंभीर तो देखिए सचमुच है। आइए अब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ फूड इनसिक्योरिटी, लेकिन फूड सिक्योरिटी क्या है पहले ये पता हो। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? देखिए जो आपका FAO है यानी कि खाद्य और कृषि संगठन है, उनका ये कहना है खाद्य सुरक्षा तब होती है जब लोगों के पास एक एक्टिव, सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए, अगर आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, उसके लिए जो आहार संबंधी ज़रूरतें हैं और जो खाद्य प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त यानी कि पूरा एफिशिएंट, प्रॉपर, सुरक्षित, सेफ और पौष्टिक न्यूट्रिशन वाला खाना हर समय भौतिक और आर्थिक पहुंच हो। देखिए भौतिक और आर्थिक पहुंच का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो खाना होना चाहिए, भौतिक पहुंच होनी चाहिए कि आप जो है ब्रेड खरीद सके, आप सब्जियां, फ्रूट्स, मिल्क खरीद सके। और आर्थिक पहुंच मतलब उसके इतने ही रेट होने चाहिए जितने आप खरीद सके। मान लीजिए अगर कल को 500 रुपये लीटर मिल्क बिकने लग गया तो क्या हम में से अधिकतर लोग उसको खरीद पाएंगे? नहीं। तो भौतिक के साथ साथ आर्थिक पहुंच जो है होनी चाहिए। तो इसीलिए खाद्य सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण जो है उन्होंने घटक बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो खाना हो, भोजन की उपलब्धता सबसे पहले। उसके बाद भोजन तक पहुंच हो। मान लीजिए कि शहरों में खाना है लेकिन गांव में ख़त्म हो गया, या गांव में खाना है और शहरों के बाजार तक ही नहीं हो पाया है, तो ये ना हो। भोजन तक पहुंच हो और आप जाके मार्केट से चीज़ें खरीद सके, ये होना चाहिए। फिर क्या है? भोजन का अवशोषण हो। आपको पहली बात तो उस रेट में खाना मिले जिस रेट में आप खरीद सकते हैं, और फिर उस खाने को आप खा सके, वो इतना न्यूट्रिशनल फूड हो कि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, फिर आप एक एक्टिव लाइफ जी सके। तो ये 3 घटक महत्वपूर्ण है अगर फूड सिक्योरिटी की आपको बात करनी है। ये तो हुई खाद्य सुरक्षा। अब बात करते हैं खाद्य असुरक्षा क्या होती है। देखिए जब लोगों के पास, पहली डेफिनेशन का रिवर्स कर दीजिए, जब लोगों के पास भोजन की पर्याप्त आपूर्ति ही नहीं होती तो उसको खाद्य असुरक्षा कहा जाता है। इसमें भी देखिए कुछ घटक मेन होते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी है जो है वो फूड सिक्योरिटी टू माइल्ड इनसिक्योरिटी है। तो क्या हो जाएगा? अगर ये
अनसर्टेनिटी हो, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा मिल भी जाएगा, तो ये क्या थोड़ा अनसर्टेन सा है, मिल भी जाता है, 4-5 बार मिल जाता है, एक आध बार मिस हो जाता है, तो इसको माइल्ड फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। इसके बाद देखिए मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है। कंप्रोमाइज्ड ऑन फूड क्वालिटी एंड वैरायटी, रिड्यूसिंग फूड क्वालिटी और स्किपिंग मील्स। या तो खाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या फिर खाना थोड़ा महंगा है, तो आप कई बार जो है एक मील को स्किप कर रहे हैं। दिन में आप 3 खाने होते हैं मेजर जो हम लोग खाते हैं, उसमें से 2 खा रहे हैं, 1 नहीं खा रहे हैं। या फिर क्या है, वैरायटी ही अवेलेबल नहीं है, आपको रोज बस चावल ही खाने को मिल रहे हैं, या फिर आप रोज रोटी ही खा रहे हैं, वैरायटी नहीं है, कभी दाल, कभी सब्जियां, कभी दूध, कभी अंडे, इस तरह का भोजन भी अगर नहीं है, तो ये देखिए क्या होता है, मॉडरेट टाइप की फूड इनसिक्योरिटी में आ जाता है। खाना तो है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। फिर आती है एक सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, जब आप 1 या ज़्यादा दिनों के लिए खाना खाएं ना, तो ये फूड इनसिक्योरिटी सीवियर तरीके की होती है। तो ये आप समझ गए, फूड इनसिक्योरिटी खाने की उपलब्धता ना होना, इसके अंदर भी फर्दर कैटेगरीज है। अच्छा, एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, सिर्फ खाने की उपलब्धता होने से फूड सिक्योरिटी नहीं हो जाती। अगर खाने में गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी वाला भोजन नहीं है, या फिर खाने में चॉइसेस नहीं है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नहीं है, तो भी फूड इनसिक्योरिटी ही होता है। इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आप समझ गए। अब देखिए खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्य खतरे कौन कौन से हैं। पहली बात तो क्योंकि पॉपुलेशन में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन अनाज सब्जियों का उत्पादन उतना ही होता जा रहा है, तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये खतरे के रूप में सामने आ रही है। दूसरा क्या है, भोजन की मांग में वृद्धि हो रही है, लोग क्या कंज्यूम ज़्यादा करने लग गए हैं, और खाना क्योंकि वेस्ट बहुत होता है, तो जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा वेस्ट कर दे रहे हैं, तो भोजन की मांग में, डिमांड में धीरे धीरे क्या है, वृद्धि होती जा रही है। तो जो लोग महंगा परचेज कर पाते हैं परचेज कर लेते हैं, जो लोग नहीं परचेज कर पाते उनको खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए प्राइजेस, अगर प्याज टमाटर इतने महंगे हो जाएंगे कि खून के आंसू एक आम आदमी को रोने पड़ जाए, तो खरीद तो नहीं पाएगा। तो देखिए उनके प्राइजेस भी सही होने चाहिए। भोजन की बर्बादी, इतना ज़्यादा फूड वेस्टेज हो रहा है, मैं आपको डाटा दिखाऊंगी, जितना कि किसी एक देश को पूरा पेट भर के करा सकता है, लेकिन वो क्या है, वेस्ट हो जा रहा है। फिर देखिए कॉन्फ्लिक्ट, जैसे रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कोविड-19 की महामारी पेंडेमिक हुआ, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ी, क्योंकि क्या है, पहली बात तो उत्पादन गिर गया, फिर मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं थी, फिर लॉकडाउन लग गया, तो लोग जो है खाने को तरसे हैं। फिर जलवायु परिवर्तन, देखिए अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो खेती पर इसका साक्षात प्रभाव देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। कई बार क्या होता है, चक्रवात की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो मार्केट में फूड की जो है शॉर्टेज हो जाती है। फिर देखिए कृषि पौधों की प्रजातियों की विविधता का लुप्त होना, डाइवर्सिटी अगर खत्म हो जाएगी ना, मोनोपोली अगर किसी एक चीज़ की हो जाएगी, तो उसका खत्म होना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए हर एक किसान हर एक जगह एक ही वैरायटी का गेहूं बो दे, कोई एक बीमारी उस वैरायटी के गेहूं को लग गई तो पूरे देश का गेहूं खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर डिफरेंट टाइप की वैरायटी के गेहूं बोए गए हों, साथ में डिफरेंट चावल हों, दालें हों, ऑयल सीड्स हो, तो कोई बीमारी अगर किसी एक टाइप को लगी है तो बाकी टाइप्स फिर भी बच जाएंगे, तो खाना बच जाएगा। इसलिए डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, कृषि पौधों की प्रजातियों की विविधता का लुप्त होना, सेम टॉपिक ये रिपीट है। ठीक है, इतना आप समझ गए कि क्या क्या खतरे हैं। अब मैंने आपको बताया था, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिखाऊंगी, आइए उस डाटा की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि दुनिया के जो अमीर देश हैं वो हर साल 750 अरब डॉलर का खाना बर्बाद करते हैं। बर्गर आधा खाया आधा फेंक दिया, कॉफ़ी आधी पी आधी फेंक दी, दिन में 4 पिज्ज़ा मंगवाए, 2 खाए 2 फेंक दिए। तो ऐसे क्या है, 750 अरब डॉलर का खाना बर्बाद होता है, जबकि पूरी दुनिया की भूख मिटाने के लिए इसकी आधी रकम ही काफ़ी है। बेहद चौंकाने वाला ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए पूरी दुनिया में 1/3 खाने को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है, इसलिए सिर्फ उतना खाना प्लेट में लीजिए जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि जो वेस्ट जा रहा है वो खाना लगभग कितना हो रहा है, 1.3 अरब टन का होता है। और इस तरीके से पूरी दुनिया एक साल में लगभग
$1 ट्रिलियन का खाना बर्बाद करती है। किसी देश की जीडीपी इतनी हो सकती है 1 ट्रिलियन, इतना तो हम सिर्फ फूड जो है वेस्ट कर दे रहे हैं। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है, दुनिया भर में पैदा होने वाली सब्जियों और फलों में से लगभग आधी जो है बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, भारत में भी जब आप एग्रीकल्चर के चैलेंजेस लिखेंगे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो जो पेरिसेबल फूड आइटम्स हैं जैसे सब्जियाँ, जैसे कि दूध, जैसे कि फ्रूट्स, ये क्या है, लंबी इनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जितना प्रोडक्शन हुआ है उतना मार्केट में नहीं पहुंच पाता, आधा क्या है बीच में ही खराब हो जाता है। तो ये कुछ डाटा है। अब देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग है उसने खाद्य असुरक्षा को 2 श्रेणियों में बांटा है। एक होती है कम खाद्य सुरक्षा, एक होती है बहुत कम खाद्य सुरक्षा। यदि आपको कभी कभी भोजन मिल जाता है ना, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन उसमें है, तो वो क्या होती है, थोड़ी कम खाद्य सुरक्षा होती है। लेकिन एक बहुत कम, थोड़ी सीवियर टाइप की होती है, जब आप जो है खाने को पूरे पूरे दिन स्किप करने लगे, भोजन मिलता ही नहीं हो। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा विश्लेषक हैं उन्होंने खाद्य असुरक्षा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। इसको देखिए, एक क्या होती है, पुरानी होती है, एक क्षणभंगुर होती है। क्षणभंगुर कैसे हो सकती है, मान लीजिए कोई फैमिली थी, उसको कोविड-19 में थोड़े से टाइम के लिए फूड की जो है शॉर्टेज फेस करनी पड़ी, वो क्षणभंगुर थी। उसके बाद उनको खाना मिलना शुरू हो गया, काम धंधा ठीक चल गया। एक होती है पुरानी, जो फैमिलीज गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी वो किसी तरीके से मतलब एक्सक्लूड हो गए हैं। ठीक है, उनके पास मान लीजिए आप कह सकते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जिससे वो जाके अनाज, चीनी, तेल खरीद सकें। तो वो जितना मजदूरी उनको कभी मिलती है उतना ही खाना बना लेते हैं। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो ये जो एक पूरी उनकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई फूड इनसिक्योरिटी है ना, ये पुरानी खाद्य असुरक्षा कहलाती है। ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें इसमें बांटा गया है। अब देखिए फूड इनसिक्योरिटी के रीजन क्या क्या है हम समझते हैं। तो आप देखेंगे एक साइक्लोन, चक्रवात लगभग 25% रीजन बनाता है खाद्य असुरक्षा का। तो जो लोग कहते हैं ना कि जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा या इसकी वजह से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्लड, बाढ़ की वजह से 15% होता है। फिर सैलिनिटी, अगर जो है आपकी मिट्टी ही सलाइन हो गई है। उसके बाद देखिए लेस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर सरकार जो है ठीक ठाक तरीके से बीच में नहीं आ रही है। फिर लेस पोल्ट्री एंड लाइव स्टॉक्स, अगर आपके पास जो लाइव स्टॉक्स पोल्ट्री है वो कम है। इसके बाद लेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अगर स्वदेशी रूप से कम आप प्रोडक्शन कर रहे हो। हाई फूड प्राइस, अगर जो है महंगाई बढ़ जाए। कमर्शियल फार्मिंग, फिर पॉवर्टी, गरीबी देखिए 10%। साइक्लोन जहाँ 25% फूड इनसिक्योरिटी के लिए रीजन है, वहीं पे पॉवर्टी देखिए 10% है। लेस मनी, कई बार लोगों के पास कुछ समय के लिए पैसा कम होता है, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो दूध पीने की जगह चाय पीना शुरू कर देते हैं, कम दूध ज़्यादा पानी डाल के। या फिर क्या करने लगते हैं, वो सब्जियों की जगह, फ्रूट्स की जगह सिर्फ क्या करने लगते हैं, चावल को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो पॉवर्टी भी एक रीज़न बनती है फूड इनसिक्योरिटी का, काफ़ी बड़ा रीज़न। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, फूड इनसिक्योरिटी तो समझ में आ गई, इसके रीजंस भी समझ में आ गए। इससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए फूड इनसिक्योरिटी सिर्फ किसी व्यक्ति के भूखे रहने से ही संबंधित नहीं है, उसकी ओवरऑल हेल्थ पर बड़े ड्रास्टिक प्रभाव इसके पड़ते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर महीने 5,50,000 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र की 4 एजेंसियां हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये ऐसे ही रहा तो इसके दीर्घकालिक नतीजे हो सकते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप की समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, महिलाओं में एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, व्यवहार संबंधी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था को खतरा होता है। अगर माता को ही पोषण सही नहीं होगा तो जो बच्चा होगा वो भी कुपोषित ही होगा। ठीक है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है, अस्थमा है, मोटापा। कई बार हमें लगता है कि अगर खाना कम है तो मोटापे की समस्या कैसे हो सकती है। जी नहीं, हमारी बॉडी के सेल्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं, अगर उनको टाइम पे फूड ना मिले तो सेल्स के अंदर वसा को जो स्टोर करने लगते हैं और धीरे धीरे कुपोषित जनित मोटापा फेस करना पड़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो चाइल्ड होते हैं, जो माल न्यूट्रिशन जिनके अंदर होता है, उनकी पूरी बॉडी बहुत वीक होती है बट उनका स्टमक बहुत फूला हुआ होता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके कुपोषण को साफ साफ दर्शाता है। तो ये देखिए कुछ बीमारियां हैं। इसके बाद भारत क्या कुछ कर रहा है, हमने समझ लिया हेल्थ प्रॉब्लम्स
हैं, पूरी लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, मैं आपको आइडिया दूंगी, आपने इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। क्या क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013, इसके अंदर देखिए विश्व का एक सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम है, जिसके तहत लगभग 70% ग्रामीण जनसंख्या को, लगभग 50% शहरी जनसंख्या को, थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है, जो है कवर किया गया है। उनको बेहद सस्ती कीमतों पर खाना, आप कह सकते हैं जो रॉ कच्चा मटेरियल जो होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा क्या है आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल सुरक्षित होगी तभी तो मार्केट में फूड आएगा, ठीक है। ई मार्केट प्लेस, किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिले तो वो बेटर प्रोडक्टिविटी करे, उनको मोटिवेशन मिले और मार्केट में जो है अच्छे तरीके से चीज़ें पहुंच पाए बिना खराब किए। मिड डे मील, ताकि बच्चों को स्कूल के अंदर ही उनकी न्यूट्रिशन पूरा करा दिया जाए। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पर जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार है उनको बेहद सस्ती कीमतों पर जो उचित मूल्य की दुकानें होती है, फेयर प्राइस शॉप्स जो होती है, वहां पर फूड की जो चीज़ें वो उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा देखिए एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम तेल और मक्का योजनाएं हैं, एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है ये। और खाद्य फोर्टिफिकेशन रेगुलेशन 2018, चावल और आटे के अंदर न्यूट्रिशन के द्वारा उसको फोर्टिफाइड कर दिया जाए, ताकि जो विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर कुछ अन्य डेफिशिएंसीज है, विटामिन डी वगैरह की, वो सिर्फ चावल और रोटी खाकर ही बच्चे की पूरी हो जाए, क्योंकि आपने उसी खाद्य को क्या है एनहेंस कर दिया, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को एनहेंस कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो स्टार्टिंग के ये दो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो सीधे आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। मिड डे मील स्कीम भी क्या है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ जो और अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय पोषण मिशन, या जिसका नाम पोषण अभियान भी कर दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। कहाँ दिखाया था, एक सेकेंड, ये देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो अब बात करते हैं इस राष्ट्रीय पोषण मिशन की या पोषण अभियान 2018 की। क्या है, केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है, जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जो स्तनपान कराती हैं, उनकी पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाना। ये कुपोषण मुक्त भारत की ओर काम कर रहा है, और इसी के लिए ये बहुमंत्रालय मिशन है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज इसके अंदर है। बजट आवंटन देखिए इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है, और जो इस मिशन को लेकर सरकार की गंभीरता को स्पष्ट करता है, तभी तो इतना ज्यादा उन्होंने दिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट है एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको ICDS भी बोलते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा 1975 के अराउंड ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, और एकीकृत नाम से पता चल रहा है काफी सारी चीजों को इकट्ठा करके एक पैकेज बनाया गया है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है। इन सब का ये क्या है, एक पैकेज है, ठीक है। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके माध्यम से जमीनी स्तर पर काम करने को ये प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में एक इन्फोग्राफिक्स मैंने आपको दिया हुआ है, इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको काफी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब चुनौतियां क्या हैं, अगर फूड इनसिक्योरिटी भी है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए पहली बात तो पोषण असंतुलन। हम लोगों की डाइट ऐसी है कि हम ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं, लेकिन जो प्रोटीन, विटामिन या फिर अच्छे फैट वाली डाइट है वो हम नहीं खाते हैं। तो ज़रूरी नहीं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि खाना मिलने का ही मतलब फूड सिक्योरिटी हो, खाना न्यूट्रिशनल भी होना चाहिए। फिर क्या है, निम्न गुणवत्ता वाले अनाज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह से अनाज तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसकी कई बार क्वालिटी लो होती है, तो ये समस्याएं आती हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। इसके अलावा क्या है, लाभार्थियों की पहचान। मैंने आपको बताया कोई फैमिली जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या कोई माइग्रेंट फैमिली जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गई है, तो वो जो है उन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, उन फेयर प्राइस शॉप्स के तहत फूड को जो है अनाज वगैरह को नहीं ले पाता है, क्योंकि क्या होता है जो लाभार्थी उनका तो एक्सक्लूजन हो गया, और जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको इंक्लूड
इंक्लूड कर लिया, ये एरर देखने को मिलती है। इसीलिए जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम की ओर जाने की जो है सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा क्या है, खाद्य वितरण सब्सिडी में समस्या है। कई बार देखिए ऑटोमेशन अब हो गया है इन शॉप्स का, तो कई बार जो आपका प्रमाणीकरण है वो फेल हो जाता है। कई बार अंगूठे की जो है वो नहीं मैच करती, कई बार दुकानों में जो है लोग देते नहीं हैं, कई बार क्या डॉक्यूमेंट नहीं पूरे होते हैं, कई बार अनाज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, कई बार वो अच्छा नहीं होता है। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसलिए कहा गया है कि आप लोगों को सीधे उनके खातों में पैसा भेज दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो सरकार को जो अनाज इधर से उधर ढोके ले जाना है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी मेहनत बचेगी, लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा। दूसरा क्या होगा, जब आप लोगों को पैसा देते हैं उनके पास चॉइस होगी, वो क्या खरीदना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, तो बेटर मैनेजमेंट हो पाएगा चीज़ों का। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, खाद्य सब्सिडी वितरण की जो समस्या थी उसके समाधान क्या क्या है। एक तो वही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप कर दीजिए। फिर देखिए, जो बेनिफिट जिनको आपने बेनिफिट देना है उनके प्रमाणीकरण लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग आप कीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक्स की शुरुआत की जाए। 100% राशन कार्ड जो है उनको आप डिजिटलाइज कर दीजिए। पंचायतों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और साथ में एक शिकायत निवारण प्रणाली भी होनी चाहिए जहां पर लोग अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकें। ये तो थी इंडिया के स्तर पर बात। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, इनके बारे में पढ़िएगा। जैसे खाद्य और कृषि संगठन, इनकी रिपोर्ट भी पब्लिश होती है जिसका मैंने जिक्र अपनी वीडियो में भी किया है। फिर विश्व खाद्य कार्यक्रम, उसके बाद देखिए कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और वर्ल्ड बैंक। ये सारे इंस्टीट्यूट संस्थाएं ऐसी है जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराने के लिए काफ़ी अच्छा काम जो है कर रही हैं। तो इनके द्वारा क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए क्या क्या सुधार करने चाहिए। तो पहली बात तो कैलोरी से परे देखें। सिर्फ ये नहीं कि जितनी एक इंसान को हर दिन कैलोरी ज़रूरत है उतनी दे दें, कैलोरी को पूरा करें और खाने में बाजरा और दाल जैसे अनाज जोड़ें। प्रोटीन रिच डाइट बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह क्या होगा, जो कुपोषण है उसको भी रोकने में आपको मदद मिलेगी। जैसे यहाँ पर बताया गया है एक केस स्टडी के रूप में कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है उन्होंने अपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो स्थापित किया, उन्होंने क्या कहा है कि गेहूं और चावल के साथ दाल और आयोडीन युक्त नमक भी जो है दिया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ में बीमारियों से लड़ने की दिशा में एक अच्छा खासा पुश जो है मिलेगा। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो बाकी राज्यों की सरकारों को भी करने चाहिए। अगर इस तरह की केस स्टडीज आप अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर्स जो है फैच कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखिए चैलेंजेस समझे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव समझे, सुधार क्या करना चाहिए ये समझा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या समाधान करना चाहिए वो समझा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इसको लेके काम कर रहे हैं हमने ये समझा। तो एक एग्ज़ाम के लिए फूड सिक्योरिटी से संबंधित जो भी आयाम हो सकते हैं वो सारे हमने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि अब आप इस वीडियो के बाद फूड सिक्योरिटी को लेकर किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो आज का अभ्यास प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। युद्ध और कोविड-19 जैसी चुनौतियों के बाद ये तो मान्य तथ्य हो गया है कि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक है। इस संदर्भ में एक स्थायी खाद्य प्रणाली बनाने की चुनौतियों और तरीकों पर चर्चा करें। इसके बारे में उत्तर लिखिएगा। तो ये आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से हम लोग आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं ताकि किसी भी टॉपिक को आपको पूरा तैयार करा दें और आपको कहीं और से पढ़ने की फिर ज़रूरत ना बचे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार।